आज जो है हम लोगों का सेशन नंबर 7 है। और बेसिकली आज का सेशन जो है उसमें हमने कल एंड पे जो हमारी चीज़ें रह गई थी उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। कल जो है हम लोगों ने बेसिकली क्विक रन कर लेते हैं कल वाले टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक था ब्लॉग और आर्टिकल के बीच का डिफरेंस, और वो यही है कि ब्लॉग छोटा है, आर्टिकल बड़ा है। ब्लॉग जो है वो इनफॉर्मल है, आर्टिकल थोड़ा फॉर्मल है। आर्टिकल में ग्राफ्स भी डालते हैं, फिगर्स भी डालते हैं, ब्लॉग में किसी हद तक डालते हैं, मतलब डाल भी सकते हैं, नहीं भी, डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। इसके अलावा जो है ब्लॉग जो होता है आपका पर्सनल ओपिनियंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होती है, जबकि आर्टिकल मोस्टली जो है वो फैक्ट्स को ऊपर बेस्ड होता है और फैक्ट्स के बारे में बताता है। आर्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, इस वजह से उनको अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, जबकि ब्लॉग्स में आप अपडेट देते रहते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस है। लेकिन ये बात याद रखें कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप एक टॉपिक ले ले, उसी टॉपिक के ऊपर जो है आपने ब्लॉग लिखना है, उसी टॉपिक पे अपने आर्टिकल लिखना है। रियल लाइफ में ऐसा होना मतलब मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे 6 इयर्स के जो राइटिंग का एक्सपीरियंस है उसके बीच में तो कभी भी नहीं हुआ कि सेम टॉपिक के ऊपर आपको ब्लॉग भी लिखने को मिल जाए और आर्टिकल भी लिखने को मिल जाए। ठीक है, ये हो सकता है कि जब आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आर्टिकल राइटिंग की जॉब्स और ब्लॉग राइटिंग की जॉब्स हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगर ब्लॉग लिखना अटेम्प्ट करना है तो मैंने कैसे लिखना है। और हम जो है आज सैंपल्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो कि हमने सैंपल्स कैसे बनाने हैं, तो उसमें आपने सैंपल जो बनाना है, आपने एक उसमें सैंपल ब्लॉग का बना के रखना है और एक सैंपल आपने आर्टिकल का बना के रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं हमने जहाँ पे छोड़ा था कि हम ब्लॉग लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हमने उनको किस तरह से लिखना है। 3 तरह जो जितनी टाइप्स की राइटिंग्स मैं करती रही हूँ आज तक, जो जितनी मुझे इनमें है उसमें से ब्लॉग और आर्टिकल और ई बुक अगर आप कहना चाहे, तो ये वो राइटिंग की टाइप्स है जो थोड़ी लेंथी होती है, जिसमें आपको मटेरियल चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इंटरनेट से निकाल के आप डालते हैं। बाकी सारे जितने भी है ना वो मोस्टली जो है मतलब आप ये समझिए कि छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे कि कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, वो बहुत पर्टिकुलर होती है और बहुत मतलब छोटी छोटी टू द पॉइंट चीज होती है, तो उसमें इतनी एलाबोरेशन नहीं होती है। लेकिन आप ब्लॉग लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर आपको क्लाइंट ने नहीं एक्सप्लेन किया कि आपने इन चारों में से किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो फिर आपकी मर्जी, आप इन चारों में से जिस मर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दें, या बल्कि बेहतर ये होता है कि आप बेसिकली चारों पॉइंट ऑफ व्यूज उसके अंदर डालें। जैसे हम लोगों ने कल अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट की हुई थी कि हम कर रहे थे वेमेन एम्पावरमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इंपॉर्टेंस ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्लाइंट ने हमें नहीं बताया कि आपने जो है इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो ये आपकी पूरी चॉइस बन जाती है कि आप इसको जिस मर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो। अब बल्कि जिस मर्जी से नहीं लिखो, आप इसको हमेशा जो है इन चारों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो। हमेशा अगर आपको फॉर एग्जांपल उसने आपको ब्लॉग लिखने को कहा, उसने आपको कहा आपने 500 वर्ड्स का ब्लॉग लिखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 पैराग्राफ्स लिखो कि नॉर्मली एक पैराग्राफ 100 वर्ड्स का होना चाहिए, ऑलमोस्ट लाइक 95 96 वर्ड्स से लेके 102 103 वर्ड्स तक का। इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लेंथी हो जाता है, लोग पढ़ते हुए तंग होते हैं। जो ये ब्लॉग राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, ये हम लोग इंटरनेट के ऊपर लोग अपनी वेबसाइट्स के लिए करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए। वहाँ पे इस तरह से लिखना होता है कि वो लोग ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो आपने 100 वर्ड्स को क्रॉस, बस कोशिश करनी है कि आपने 100 वर्ड्स एवरेज रखना है अपने पैराग्राफ का। अच्छा जी, अब देखिए आपने क्या करना है, आपने 500 वर्ड्स लिखने हैं। आपने सबसे पहले करने होते हैं वर्ड्स को डिवाइड, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पता है आप लिखोगे इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक का, ठीक हो गया। उसके बाद आप ले आओ इस पेस्ट को यहाँ पे, तो आप लिखोगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आप लिखोगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आप लिखोगे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्नोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हर टॉपिक में टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं होता, तो मैं ये करती थी कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो इन तीनों में कवर नहीं हो रहा, मैं उसको उसमें लिख लेती होती थी, ठीक है। जस्ट इन केस हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम इन तीन के अलावा और नहीं लिख रहे, तो लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा। और अगर आपके पास 500 वर्ड्स ही लिमिट है, तो आप ऑब्वियसली चौथा पॉइंट इसमें नहीं डाल रहे हो, क्योंकि ये तीन जो है ये बड़े पॉइंट्स हैं। अब देखिए ये 100 100 100 ईच आपका 500 में 5 पैराग्राफ्स बन गए, ये आपका ब्लॉक कंप्लीट होता है। मेरा अपना जो जाती तरीका है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को स्टार्ट करने का या लिखने का, मैं इंट्रोडक्शन कभी भी पहले नहीं लिखती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन पहले लिखना स्टार्ट करूँगी, तो एज इन माई ह्यूमन कैपेसिटी मैं उस टॉपिक की डेफिनेशन की तरफ चली जाऊँगी। इस वजह से, क्योंकि एज अ राइटर अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए,
अपने मतलब राइटिंग करने के लिए क्लाइंट्स के लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में से गुजर गई हूँ, तो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई है। लेकिन जब बंदा राइटिंग स्टार्ट कर रहा होता है, उसका इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो वो क्या करता है कि उसको मतलब स्टार्ट में ना, जब मुझे याद है, मुझे एस्ट्रोनॉमी की पहली पहली असाइनमेंट्स मिली, मुझे तो मतलब पता ही नहीं था कि लाइक मतलब प्लैनेट्स के बाहर भी कोई चीज़ है, सितारों की कोई टाइप्स है, और मतलब ज़मीन के ऊपर वो गिरते रहते हैं बेसिकली, और मतलब वो गिरते हैं, वो मतलब मीटेओराइट्स होते हैं, वो आते हैं और ये होता है और वो होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो मतलब समझे पूरी मतलब उसके बारे में ना डिटेल मैंने सोचा था मैं तो इसमें मास्टर्स ही कर लूँगी, मुझे एक असाइनमेंट मिल गई और मैं बस कर लूँगी। लेकिन ये गलत अप्रोच है, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया हो रहा है और आप एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जिसको पढ़ने का, चलो आप कह लो आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो वो उस टाइम पर आपको सिर्फ़ उसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 500 वर्ड्स ही चाहिए। लेकिन उन 500 वर्ड्स को लिखने के पीछे अगर आपने 5000 लफ्ज़ पढ़ लिए हैं, तो आपने बेसिकली अपना टाइम ज़ाया किया है। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वही टाइम 4500 वर्ड्स जो आपने एक्स्ट्रा पढ़े हैं, वही 4500 वर्ड्स अगर आप काम के पढ़ते, तो आपको उन 4500 वर्ड्स की भी पेमेंट हो जाती। मतलब कि आप बाकी अपने ऑर्डर्स के ऊपर काम करते, तो आपको उन ऑर्डर्स की पेमेंट्स हो जाती। सो बेसिकली वो टाइम ज़ाया हो जाता है। इस वजह से मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट में लिखने बंद कर दिए थे, क्योंकि मैं जैसे ही कोई नया टॉपिक खोलती थी जो मैंने पहले नहीं पढ़ा होता था, मैं उसके बारे में डिटेल ढूँढने लग जाती थी और मैं उसके इंट्रोडक्शन में अननेसेसरी चीज़ें लिखती थी। लाइक अगर मुझे जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखना है, तो मैं उसके इंट्रोडक्शन में वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन वगैरह लिखना स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि मेरे लिए वो न्यू इन्फॉर्मेशन होती थी और मुझे लगता था कि ये तो बताना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन पहले ना लिखें, मेरा मतलब आप लोगों को ये मशवरा है, आप सिंपल पॉलिटिकल से स्टार्ट करें। अब हम लोगों ने जो है सर्च करना है, हम सिंपल करेंगे पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और अब देखिए, अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से ये देखिए पॉलिटिकल है ना, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज की जहाँ पे बात आई, तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। ठीक है। अच्छा, ये चूंकि पॉलिटिकल का वर्ड है, तो आपको ऐसे शायद ना मिले, तो आपने इसको थोड़ा सा सर्च करना है। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का वर्ड हटाए, पहले से पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस निकालते हैं इसकी। देखिए, ह्यूमन राइट्स की बात आ गई ना, इंक्रीजिंग women's political participation and leadership और vital mechanisms that support। अच्छा, आप देखिए आपका टॉपिक क्या है, women empowerment का। अगर आपने इसको लिखना है, तो आपने सिंपली लिखना है कि women अगर पॉलिटिक्स में चली जाती है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये कहते हैं कि women को पावर मिल गई है और वो पॉलिटिक्स में चली गई है, और पॉलिटिक्स में जाने से पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और चूंकि हम एम्पावरमेंट की बात करें, तो हम सिर्फ पॉजिटिव बातें बताएंगे। ठीक है। इसी तरह आप ये कहोगे कि वेमेन को जब पावर मिल गई है और वो इकोनॉमिक्स के अंदर चली गई, मतलब उन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस करने स्टार्ट कर दिए, तो उन्होंने इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द कंट्री के अंदर या ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है इस तरह के पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। इसी तरह आप कहोगे कि जब वेमेन को पावर मिल गई है, तो वो ये सोशली ये चीजें लेके आ गई है। एक तरीका ये है इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने का। दूसरा इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, वो ये है, आप ये कहो कि एक औरत है, आप मतलब औरत को रखो सेंटर में, और आप ये कोई सेंटर में खड़ी हुई है और इसको यहाँ पे मिल रहा है पावर। इसको यहाँ पे पावर मिलने की वजह से जिस कंट्री के सेंटर में ये है, उस कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर्स है या जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको इस औरत के एम्पावरमेंट से उनको क्या फायदा हो रहा है। मतलब कि औरत खुद पॉलिटिक्स में नहीं गई, वो सिर्फ वहीं पर उसको एम्पावरमेंट मिला है, मगर उसके उस एम्पावरमेंट मिलने की वजह से पॉलिटिकल लीडर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको ये फ़ायदा हो रहा है कि उनके वोट्स बढ़ रहे हैं। औरतों को चूँकि समझ आ रही है चीज़ों की, तो वो वोट्स कर सकते हैं, तो इनके वोटर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट करने से पॉलिटिकली ये फ़ायदा हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को ये लगता है कि उनकी वोटर्स बढ़ जाएगी, वोटर बेस बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली अगर उनको पहले 50 मर्द, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री में सिर्फ 50 मर्द है और उनको सिर्फ 50 मर्द पहले वोट करते थे, लेकिन अब 50 मर्दों के साथ 50 औरतें हैं, तो अब उनको 100 वोट्स मिलेंगे, तो पॉलिटिकल लीडर्स इस बात पर खुश होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंस है। इसी तरह अगर औरत को एम्पावरमेंट मिल गई है, तो एक समझदार औरत जो है, वो एक खुद इकोनॉमिक्स में नहीं आई, मतलब खुद उसने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि उसको समझ आ गई है, तो उसके घर में जो पैसे आते थे, जो उसको मतलब घर के लिए खर्चे में पैसे मिलते थे, उसने उसी के अंदर सेविंग्स स्टार्ट की है, उसने वही सेविंग्स बैंक में रखनी शुरू की। चूंकि उसने सेविंग्स बैंक में रखी, बैंक वालों ने उन सेविंग्स को इन्वेस्ट किया, उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करके उन्होंने प्रॉफिट कमाया। इस औरत ने अपने पैसे जो बैंक में रखे थे, इसके ऊपर उसमें से उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इस औरत को मिल गया, बाकी हिस्सा बैंक को मिल गया।
और वो पैसा बाद में आके पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर शामिल हो गया। तो इस औरत की एम्पावरमेंट की वजह से, समझदारी की वजह से पूरे इकोनॉमिक सिनेरियो को जो है बूस्ट मिल गया। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। इसी तरह आप सोशल लिख सकते हो कि एक औरत है, उसको एम्पावरमेंट मिली है, उसको समझदारी आ गई है, ठीक है। उस औरत सोशली अब उसने लड़ाइयाँ करनी बंद कर दी है, अब उसने अपने ससुराल वालों से लड़ना बंद कर दिया है। अब उसके हस्बैंड को उसको लेके अलग घर में नहीं रहना पड़ रहा, बल्कि वो एक ही घर में अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रह रही है। तो उसके हस्बैंड के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था वो कम हो गया। उस फाइनेंशियल बर्डन कम होने की वजह से क्या हुआ कि पहले जो फैमिली दो घरों में रह रही थी, वो फैमिली एक घर में रह रही है। सो एक घर फारिग हो गया, उसकी वजह से ओवरऑल अब आप ये तो एक औरत की एग्जांपल, अब आप इमेजिन कर ले कि एक मुल्क है उसमें 50 औरतें हैं, उसमें से फॉर एग्जांपल 15 औरतें जो है उनके पास एम्पावरमेंट आ गई है और वो अपने ससुराल के साथ रहने के लिए लग गई है। तो इसका मतलब है 15 घर खाली हुए। इसका मतलब है कि 15 घर पहले मतलब सप्लाई नहीं थी उनकी, और अब 15 घर अवेलेबल है और लोगों को रेंट पे लेने के लिए। तो इस वजह से ओवरऑल उस कंट्री का जो रेंट है वो नीचे आ जाएगा। तो उस औरत के एम्पावरमेंट की वजह से सोशल, अगर आप देखते हैं तो सोशल जो सिनेरियो है उसके अंदर रेंट नीचे आने की वजह से लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। जो लोग पहले सड़कों पे रह रहे थे या तंग घरों में रह रहे थे, वो लोग अब ज्यादा, चूंकि रेंट कम है तो इस वजह से वो बड़े घरों में शिफ्ट हो सकते हैं। तो अब ये टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। आप मतलब किसी भी टॉपिक को किसी भी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एक दफा जो है, एक तरफ आप ये लिखो कि औरत पॉलिटिक्स में आ गई है और आके उसने जो है ये चेंजेस लाए हैं, और फिर इकोनॉमिक पे आप आओ तो आप ये कहने लग जाओ कि वो औरत जो थी वो, उसने वहीं पे समझदारी का मुजाहरा किया और उसकी समझदारी के मुजाहरे की वजह से ये, आपने एक ही, आपने शुरू से लेकर एंड तक एक ही कहानी रखनी है, ठीक है। आपने शुरू से लेकर एंड तक एक ही बात करनी है। आपने जो स्टार्ट में सोचा हुआ है, मतलब कि पूरी पेंटिंग को आपने एक ही कलर करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक पेंटिंग को जो है ना, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक पेंटिंग को जो है मतलब स्टार्ट करो और फिर आप उसको आधा ब्लू कर दो और आधा वाइट कर दो। ऐसा नहीं करना, आपने पूरी पेंटिंग का कलर जो है वो सेम रखना है, ठीक है। ये मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाह रही थी। आई जस्ट होप कि मैंने सही एक्सप्लेन किया हो। जब आप लोगों ने पॉलिटिकल चीज के बारे में लिख लिया, इकोनॉमिक के बारे में लिख लिया, सोशल के बारे में लिख लिया है, जब लिख लिया है उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है, आपने इन तीनों की एक छोटी सी समरी लिखनी है कि पॉलिटिक्स में आई है या वहीं पर समझदार हुई है और पॉलिटिकली ये फायदा हुआ है, इकोनॉमिकली ये फायदा हुआ है, सोशली ये फायदा हुआ है। सो ओवरऑल सम अप करके ये फायदा हो गया, ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब आप लिखो इंट्रोडक्शन। अब देखिए आपको ऑलरेडी पता है कि आप नीचे क्या बात करके आए हो, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि जब मेरा रीडर इस पेज पे आएगा और वो मेरा पहला पैराग्राफ पढ़ेगा, तो मेरा पहला पैराग्राफ लिखते वक्त मुझे ये पता है कि मैं आगे क्या बात कर रही हूँ। बेसिकली आप फ्यूचर से होके आ गए हो पास्ट में वापस, ठीक है। टेंस वाइज नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब ग्रामर में जो टेंसेज होते हैं उस वाइज नहीं कह रही मैं, वैसे कह रही हूँ मेटाफोरिकली, कि आपको पता है कि ये जो रीडर पढ़ रहा है अभी मेरा ये पैराग्राफ, ये आगे क्या पढ़ने वाला है। तो चूंकि आपको पहले से ही पता है तो आप इंट्रोडक्शन में आके वही बातें लिखोगे, आप कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखोगे। आप सिंपली यहाँ पे आके ये कहानी स्टार्ट करोगे कि और कि वेमेन एम्पावरमेंट जो है वो, अगर वेमेन एम्पावरमेंट, अब आप क्या कर सकते हो, आप बजाय इसके कि आपने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से डेफिनेशन उठाई होती वेमेन एम्पावरमेंट की और वो यहाँ पे डाली होती, और नीचे आपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल की मतलब और चीजें एक्सप्लेन की होती, इन सब का आपस में फ्लो नहीं बनता। लेकिन अब देखो आपने चूंकि नीचे अपना जाके एक जैसे कहते हैं अपनी एक स्टोरी बना ली है, उस स्टोरी के हिसाब से अब अपनी वेमेन एम्पावरमेंट को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स जो कि सोशल साइंसेज से रिलेटेड होते हैं, जैसे वेमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, स्मॉल बिजनेसेस, वैसे नहीं कहना चाहिए कि वो सोशल साइंस में आता है, वो बिजनेस स्टडीज है, बट स्टिल आप मतलब किसी भी टॉपिक की अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर आप रेफरेंसेस नहीं डाल रहे, अगर आपको क्लाइंट ने नहीं कहा ना कि आपने फलाने बंदे की बुक का रेफरेंस डालना है, अगर उस क्लाइंट ने आपको ये कहा है कि फलाने बंदे की बुक के हिसाब से लिखना है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा वुमेन एम्पावरमेंट को जिस तरह से डिफाइन करता है, फिर आपने वो पढ़ना है और उस पढ़ के उसको पैराफ्रेज करके अपने लफ्जों में लिखना है। लेकिन आइडिया आपने उसी बंदे का लिखना है और फिर उसी बंदे को रेफर भी करना है कि फलाने बंदे ने फलानी बुक में ये बात कही है, फलाने इंटरव्यू में उसने ये बात कही थी। ठीक हो गया, वो आपका अपना आइडिया नहीं है। लेकिन अगर जैसे हमें कल ये टॉपिक मिला था कि आपने सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज करनी है, तो इसमें आपको मतलब आप समझे पूरा मैदान आपका है, आप जैसा मर्जी खेल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप क्या आप सिर्फ पॉलिटिक्स में चले जाए, बेशक से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दे, सिर्फ इकोनॉमिक्स से लिख दे, सिर्फ सोशल से लिख दे, ये भी आपकी चॉइस है। और अगर आप क्लाइंट से पहले ये पूछ ले
कि मैं इन तीनों एस्पेक्ट्स में से किस एस्पेक्ट से लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि क्लाइंट्स का मसला ये होता है कि जो क्लाइंट्स बिज़नेसेस कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स चला रहे हैं, उनको अच्छा पता होता है कि उनको अपने ब्लॉग के अंदर क्या चाहिए। क्योंकि वो चूँकि पहले से ब्लॉग्स लिखवा रहे होते हैं, उन्हें पता होता है ये एरियाज़ कवर हो गए हैं और अब मुझे नेक्स्ट ब्लॉग्स इन एरियाज़ पे चाहिए। सो उनको अच्छा पता होता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको खुद को भी नहीं पता होता कि उनको अपने ब्लॉग में क्या चाहिए। और चूँकि उनको पता नहीं होता, लेकिन उनके माइंड में एक पिक्चर होती है कि मेरे ब्लॉग में ये होना चाहिए और अगर आप उनके उस पिक्चर के मुताबिक उनको ब्लॉग नहीं लिख के दे रहे हो, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आपको तो काम ही नहीं करना आता, मुझे आपका काम पसंद नहीं है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा क्वेश्चन करना है आपने, उससे छोटा-सा टॉपिक नहीं लेना, आपने पूरी स्टेटमेंट लेनी है, आपने उससे हर तरह का क्वेश्चन करके नैरो डाउन करके टॉपिक निकालना है कि अच्छा मैंने इस चीज़ के ऊपर लिखना है। और स्टिल अगर वो आपको कहता है कि जी बस आपने इम्पोर्टेंस में लिख दे, अब वो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है या सोशल इम्पोर्टेंस है, अगर उसने कहा आपकी मर्ज़ी है, तो मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप तीनों का लिखें, ठीक है? बजाय किसी एक के ऊपर लिखने का। ये ब्लॉग हो गया। अगर आपने आर्टिकल लिखना है तो वो ऑब्वियसली वो लेंथियर होगा, तो 1000 वर्ड्स का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सारे पैराग्राफ्स को सिंपली 100 वर्ड्स की बजाय 200 वर्ड्स ईच कर दोगे, ठीक है? हर पैराग्राफ आपने 200-200 लफ्ज़ का लिख देना है। तो जहाँ पर आपने पहले पॉलिटिकल की जब आप बात कर रहे थे और आपने उस सिनेरियो को जो पूरा एक्सप्लेन किया था, उसने उसको 100 वर्ड्स में कंप्रेस करके बयान किया था, बेशक उन्हीं को खींच के, खोल के 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो और आप ही की चॉइस है कि आप बेशक इसमें दोनों सिनेरियोज़ डाल दो, जो हमने डिस्कस किए थे कि अगर वो पॉलिटिक्स में चली जाती है, तो वो क्या पॉज़िटिव चेंजेज़ लेकर आ रही है और अगर वो अपने ही सेंट्रल पॉइंट पे खड़ी रहती है और वहीं पे समझदारी का मुज़ाहरा करती है, तो पॉलिटिकल लीडर्स को किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। अब चूँकि आपके पास वर्ड काउंट में स्पेस है, तो आप 100 वर्ड्स में दोनों स्टोरीज़ डाल सकते हो। तो आप दोनों सिनेरियोज़ रन कर सकते हो, यहाँ पे आप एक्सप्लेन मतलब दोनों चीज़ें लिखोगे और चूँकि आर्टिकल है, आप डिटेल में जा सकते हो। ठीक हो गया? तो अब आप मुझे बताएँ कि आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई चीज़ अगर अभी तक नहीं समझ आई तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया अक्सर? सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा तो मैं ये अज़्यूम कर रही हूँ कि सब लोगों को सब चीज़ें क्लियर है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट अपनी राइटिंग टाइप की तरफ चलते हैं और वो 2 राइटिंग टाइप्स है, एक है कंटेंट राइटिंग, एक है कॉपी राइटिंग। हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और कॉपी राइटिंग क्या होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैंने उनका थोड़ा-सा डिफरेंस फिर से एक्सप्लेन किया है। दोनों बेसिकली लिखे किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं? मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, ठीक है? जो ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो बेसिकली इस वजह से लिखे जाते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर मटेरियल होना चाहिए, ठीक है? वहाँ पे ऑडियंस आनी चाहिए। वो उन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बंदी हूँ, मैं मतलब इंटरनेट पे गई हूँ और मैंने जाके कोई चीज़ सर्च करनी है, गाड़ियों के बारे में कोई चीज़ सर्च करनी है और मैं सर्च करती हूँ और चूँकि आपकी गाड़ियों की वेबसाइट है और आपने उस चीज़ के बारे में अपने गाड़ियों की वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग डाला हुआ है, तो मैं आपकी वेबसाइट पे आऊँगी, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक बढ़ेगा, ठीक है? और यही एक गोल होता है वेबसाइट्स बनाने का ज़्यादातर, तो उधर आप चले जाते हो। जो लाइक ये मतलब एक इनडायरेक्ट कह लें कि है, गोल है कि आपने मतलब मार्केटिंग गोल है एक तरह का। लेकिन जो कंटेंट और कॉपी राइटिंग होती है, उनका बस एक ही गोल होता है और वो गोल होता है मार्केटिंग करना। जो कंटेंट राइटिंग होती है, वो थोड़ी-सी लंबी होती है। जो कॉपी राइटिंग होती है, वो छोटी होती है, 2-3 लाइन्स की। कॉपी राइटिंग अगर आप लोगों को याद हो, हमने वो मैट्रेस वाली एग्ज़ाम्पल ली थी। उन्होंने बस मतलब 1 लाइन के अंदर जो इश्तिहार लिखा हुआ था। और जो कंटेंट राइटिंग होती है, थोड़ी-सी लंबी होती है, 500 से लेके 2500 लफ्ज़ के दरमियान होती है। ठीक है? कंटेंट राइटिंग का पर्पस जो होता है, वो बेसिकली होता है कि या तो आपको किसी टॉपिक के बारे में एजुकेट करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा या आपको एंटरटेन करेगा, ठीक है? और कॉपी का मतलब होता है परसुएट कराना, परसू करवाना, पीछे लगवाना। तो कॉपी का बेसिकली मतलब मकसद ये होता है कि इसको पढ़ने वाला जो इसका रीडर है, वो बेसिकली इस जिस प्रोडक्ट के बारे में वो कॉपी लिखी जा रही है और कॉपी राइटिंग की जा रही है, उस प्रोडक्ट को परसू करने लग जाए, उसके पीछे लग जाए। अच्छा, जो कंटेंट राइटिंग एसईओ ओरिएंटेड होती है और कॉपी नहीं होती, क्योंकि कॉपी 1 लाइन, 2 लाइन की 3 लाइन्स का इश्तिहार होता है, वो एसईओ ओरिएंटेड नहीं होता, लेकिन कंटेंट राइटिंग होती है। जब आप ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स के अंदर एसईओ का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आता। किसी ने मुझसे स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि एसईओ के बारे में आप बात नहीं कर रही, तो ये राइट टाइम है उसके बारे में बात करने का। एसईओ से बेसिकली बनता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। बेसिकली जब आपको और ये भी हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपके पास आए और आपको आके एक ब्लॉग लिखना है
और ये कीवर्ड्स है, वो बेसिकली आपको क्या देते हैं, कीवर्ड्स देते हैं, ठीक है। वो आपको क्लाइंट देता है आप कीवर्ड्स, तो वो आपको फॉर एग्जांपल वो 6 कीवर्ड्स दे देगा और साथ में आपको टॉपिक दे देगा और कहेगा इस पे ब्लॉग लिख दो। आपने उसके साथ बहस नहीं करनी कि नहीं जी इसको ब्लॉग नहीं कहते, इसको तो कंटेंट राइटिंग कहते हैं, नहीं करनी। क्योंकि क्लाइंट के आप कहेगा कि आप मुझे इसको ब्लॉग कहें या कंटेंट के, आप मुझे लिख के दे, आपने काम करना है आप काम करके दे, आपका मकसद क्लाइंट को पढ़ाना नहीं है, तो आपने उससे बहस नहीं करनी। अगर वो आपको कीवर्ड्स दे रहा है आपको पता लग जाएगा कि कंटेंट राइटिंग है, या आपके अपने लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन आपके पास होना या आपके लिए बेहतर है। और जब आपको कीवर्ड्स देता है तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि उन कीवर्ड्स को आपने अपनी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करना है। अब फॉर एग्जांपल वेमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक है, तो उसके लिए वो आपको किस तरह के कीवर्ड्स दे सकता है, वो आपको देगा वेमेन, ये एक कीवर्ड हो गया। फिर दे सकता है वेमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, फिर दे सकता है फेमिनिज्म। अच्छा, इसके अलावा वो दे सकता है इकोनॉमिक पावर, क्योंकि वेमेन एम्पावरमेंट की जैसी बात आती है सब लोगों को लगने लग जाता है कि औरत के पास पैसा आ गया तो ये वेमेन एम्पावरमेंट है, तो इसलिए मोस्टली लोग जो इकोनॉमिक को इसके साथ रिलेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल सही है, सही बात। तो इस किस्म के वो आपको वर्ड्स देगा। कीवर्ड्स में जो एक चीज का आपने ख्याल रखना है ना, जब आपने इन कीवर्ड्स को यूज करना है, वो ये ख्याल रखना है कि आपने इस वर्ड को ऐसे ही, मतलब जैसे वेमेन एम्पावरमेंट का लफ्ज उसने आपको दिया है कि ये मेरा कीवर्ड है, आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से ब्लॉग कंटेंट जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर यूज करना है। वेमेन एम्पावरमेंट, आप इसको वेमेन एम्पावरिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये वेमेन एम्पावरमेंट ही रहेगा, ठीक हो गया। आप जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को फ्रीडम ऑफ स्पीच 3 लफ्ज इसी तरतीब के साथ यूज करने हैं आपने, इसको आप लोग आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग आउट नहीं कर सकते, इसको आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच ही रखना है। और फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है कि आपने 500 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, और आपके पास ये कीवर्ड्स है जो कितने हैं, 1 2 3 4 5 कीवर्ड्स है, ठीक है। तो आपने हर कीवर्ड को एटलीस्ट 3 टाइम्स यूज करना होता है, एटलीस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 500 लफ्ज के अंदर जो 15 लफ्ज है वो यही 5 लफ्ज है, ठीक है, क्योंकि आपने हर वर्ड को 3 दफा यूज करना है। अब यहाँ पे वेमेन है, ये अलहदा वर्ड है, सिर्फ वेमेन का, और उसने अगर आपको प्लूरल में वेमेन का है ना तो आपने भी प्लूरल में ही लिखना है, आपने सिंगुलर में वोमेन लिख के उसको कंसिडर नहीं कर लेना, कि काउंट नहीं करना कि मैंने तो वेमेन लिख दिया, आपने वेमेन का लफ्ज ही लिखना है, ठीक है, वोमेन नहीं लिखना। आपने वेमेन, एक सिर्फ एक वर्ड वेमेन 3 दफा यूज करना है। वेमेन एम्पावरमेंट, इस वर्ड को भी 3 दफा यूज करना है। आपने ये नहीं करना कि वेमेन मैंने इधर लिखा है तो ये वेमेन, वेमेन एम्पावरमेंट में भी तो वेमेन है तो ये तो सेम हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेमेन अलहदा है, वेमेन एम्पावरमेंट अलहदा है। असल में ये ट्रिक है, जब हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं ना अपने ब्लॉग के अंदर, हमारे ब्लॉग का फ्लो खराब होता है, क्योंकि देखिए आपके ऊपर एक लिमिटेशन लगी हुई है कि आपने कीवर्ड्स इतने यूज करने ही करने हैं, तो इंसान का फ्लो खराब होता है। जो अच्छा राइटर होता है वो अपना फ्लो मेंटेन रखता है। फ्लो का मतलब वही है कि आप जो स्टोरी जो है ऊपर से नीचे तक डालते हो, वो स्टोरी जो है वो मतलब सेम कलर की हो। आप जो अपनी पेंटिंग बना रहे हो वो ऊपर से नीचे अगर पिंक कलर की है तो सारी की सारी पिंक कलर की हो, ये फ्लो है। अब जब आप इस पिंक कलर का एक कैनवस है पूरा पिंक है और इसके बीच में आप ये 15 लफ्ज स्प्रेड करने वाले हो जो फॉर एग्जांपल रेड कलर के है, तो पिंक के ऊपर वो रेड स्प्रेड हो गया है, तो इससे आपका फ्लो खराब नहीं होना चाहिए, वो इस तरह से स्प्रेड होना चाहिए कि वो पिंक का पार्ट बने, या तो वो ओवरऑल पिंक का एक टोन डार्कर कर दे, ठीक है, डार्क पिंक की तरफ ले जाए, लेकिन वो बनेगा उसका पार्ट ही, अगर वो उसका पार्ट नहीं बन रहा और अलहदा से आपने बीच में लफ्ज लिखे हुए हैं तो बहुत चांसेस है कि आपका क्लाइंट जो है वो आपको दोबारा काम नहीं देगा, क्योंकि पुअर राइटिंग स्किल्स है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स का एसईओ ओरिएंटेड, कीवर्ड्स क्यों दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि अगर मैं आई हूँ इंटरनेट पे, मैंने आके वेमेन का लफ्ज सर्च किया तो इस आर्टिकल के अंदर चूंकि 3 दफा वेमेन का लफ्ज यूज हुआ हुआ है, तो ये एसईओ के सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर के नंबर पे आएगा, तो ये पहले नजर आ जाएगा उन आर्टिकल्स के मुकाबले में जिसमें एक दफा वेमेन का लफ्ज यूज हुआ हुआ है। तो कीवर्ड्स लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये मार्केटिंग टूल है, और बेसिकली क्या होता है कि वो चाहते हैं कि उनका आर्टिकल सबसे ऊपर आए, आर्टिकल पे आप क्लिक करें कि आप उनकी वेबसाइट पे जाए कि उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भरेगी, वो लोग इश्तेहार लगा सके तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, तो प्राइम फोकस उनका ये होता है, ठीक हो गया। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि कंटेंट और कॉपी राइटिंग
बेसिकली मार्केटिंग के हिसाब से की जाती है। आप लोगों को आपके क्लाइंट्स जो ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पे लिखने के लिए देंगे, अगर वो उसके साथ आपको कीवर्ड्स लिखने के लिए दे रहे हैं तो वो कंटेंट राइटिंग है। ये आपको लिए क्लियर होना चाहिए, क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कीवर्ड्स को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। और अक्सर क्लाइंट्स आपसे ये भी डिमांड करते हैं कि जब आप कीवर्ड्स लिख रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। अब आपने अपने 500 पेज का जो आपने अपना ब्लॉग आर्टिकल वट जो भी लिखा है उसके अंदर जहाँ पे आपने वर्ड्स यूज किए तो फिर आपने उसको हाईलाइट करना होता है, ताकि क्लाइंट को वो वर्ड्स खोलते साथ ही नजर आ जाए कि अच्छा ये लफ्ज इसने इतनी दफा यूज कर दिया, बजाय इसके कि वो उसको पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे। ऑल क्लियर? ठीक हो गया मदीहा, थैंक यू। ठीक है बच्ची, हाँ। अब जो है ना हम आ जाते हैं सैंपल्स की तरफ। ठीक है, आप लोगों ने, ठीक है आमना, थैंक यू तैयबा। आप लोगों ने अपने पास सैंपल्स बना के रखने हैं। आपने जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करना है ना, तो एक तो आपके पास आपकी प्रोफाइल है जो कि बहुत अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास आपके सैंपल्स होने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट सैंपल मांगता है और उस टाइम पे आप उसे ये नहीं कहते कि रुको मैं सैंपल लेके आता हूँ। सैंपल आपके पास पड़ा हुआ होना चाहिए, आपने सैंपल फौरन उसको ईमेल कर देनी है। या अगर आप किसी वेबसाइट पे लिंक्डइन वगैरह पे वहाँ मैसेजेस में बात चल रही है तो आपने मैसेज में उसको अटैचमेंट लगा के भेज देनी है। मैं अपने पास मोस्टली जो थी, मैं क्या करती थी ओवर द टाइम, जैसे मैंने लीगल राइटिंग की तो मैंने अपनी मतलब एक परसुएशन स्टेटमेंट रख ली। वो लाइक समझो कि 30 सफ़ों की होती थी, तो मैंने बस उसकी वो एक सैंपल रख लिया। एक दफा मैंने किसी क्लाइंट के लिए कोई पोइम लिखी थी। सो बेसिकली वो होता है प्रोसेस पेपर कहते हैं उसको। उसमें आप कोई भी लिटरली सब्जेक्ट मतलब पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं, जैसे पोइम हो गई या स्टोरी हो गई, कोई इस किस्म की चीज लिखते हैं और फिर साथ साथ आप पूरे इमोशंस को बयान करते हैं कि लाइक मैं ये पोइम लिखते हुए इन इमोशंस में से गुजर रहा था। तो ये एक दफा मैंने अपने क्लाइंट के लिए प्रोसेस पेपर लिखा था, तो मुझे चूंकि वो बहुत अच्छा लगा और मैंने उसमें पोइम भी लिख ली थी, तो मैंने उसको भी अपने सैंपल में रखा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत फैसिनेटिंग है और ये बहुत इम्प्रेस करेगा। ठीक है, सो बेसिकली मतलब जब आप अभी तो चूंकि आपने काम नहीं किया हुआ, इंशाल्लाह जब आप लोग साल 1.5 साल काम कर लोगे तो आपके जो बेस्ट राइटिंग पीसेस होंगे ना, जो आपको लगेगा कि मेरे बेस्ट राइटिंग पीसेस है, आप फिर उनके सैंपल्स बना लोगे। लेकिन अभी चूंकि आपने स्टार्ट करना है तो आपने सैंपल्स बनाने हैं। आपने सैंपल्स में एक ब्लॉग लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, एक कंटेंट राइटिंग का एक पीस ऑफ राइटिंग लिखनी है। ठीक है, और कॉपी राइटिंग, अगर आप लोग कॉपी राइटिंग में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अलग से यॉनर लगता है और मुझे पर्सनली ये लगता है कि लाइक मैं कभी कभी कॉपीज लिख सकती हूँ। कभी कभी मैं मतलब इश्तहार के लिए जिंगल्स वगैरह लिख सकती हूँ, इश्तहार के लिए लाइंस लिख सकती हूँ, बट नॉट ऑल द टाइम। मतलब मुझे ऐसा लगता है इसके लिए आपको एक स्पेशल मूड चाहिए होता है। तो अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि आप कॉपी राइटिंग में जाना चाहते हो, तो फिर आप कॉपी के पे एक सैंपल बना लो। अदरवाइज इन पहले 3 चीजों का आपने सैंपल बनाना ही बनाना है। और आपने जो सैंपल बनाना है, आपने उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आपका ब्लॉग जो है वो 500 वर्ड्स का होगा। सब लोगों ने वेमेन एम्पावरमेंट पे नहीं लिखना। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स निकाले, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखे। आर्टिकल आपका कम से कम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, प्लस उसके अंदर जो है ग्राफ्स फिगर्स होने चाहिए, ताकि क्लाइंट जब उसको देखे, वो आपका ब्लॉग खोले, उसे पता चले कि हाँ ये ब्लॉग था, इसमें डिफरेंट तरह की राइटिंग हुई हुई है, ये आर्टिकल है, इसमें डिफरेंट तरह की बात हुई हुई है, इसने ग्राफ्स डाले हुए, फिगर्स डाले हुए, इसने रिसर्च की हुई है। और इसी तरह आप एक कंटेंट लिखो और उसमें आपने कीवर्ड्स का कंटेंट पे आप जो है ना 500-600 वर्ड्स का लिख सकते हो, योर चॉइस। लेकिन उसके अंदर आपने कीवर्ड्स की को हाईलाइट करना है, आपने करना है। और आप उसमें क्या होता है, कंटेंट में जब आप लिखते हो तो आप लिखते हो टॉपिक, आगे आपने अपना टॉपिक लिखते हो, फिर नीचे आप लिखते हो कीवर्ड्स। ठीक है, तो उसके आगे आप अपने कीवर्ड्स लिख देते हैं। तो क्लाइंट को खोलते साथ ही पता चलता है, पता चल जाता है कि अच्छा इस पीस ऑफ राइटिंग के अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल। और फिर जब पीस ऑफ राइटिंग के अंदर जहाँ जहाँ आपने कीवर्ड यूज किया हुआ आपने उसको हाईलाइट करना है। ये 3 सैंपल्स हर बंदे ने बना के रखने हैं अपने पास। जब आप सैंपल बना लोगे, आपने वर्ड की फाइल में सैंपल बनाना है। ठीक है, सैंपल को हमेशा आपने जस्टिफाई करना है, हमेशा जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइडों से बराबर करना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या करना है, या तो आप टाइम्स न्यू रोमन यूज करें या कैलिब्री। इन दो दो राइटिंग्स के अलावा कोई और फॉन्ट मत यूज करें, ये दोनों फॉन्ट ऑफिशियल मानी जाती है, टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री। कैलिब्री बॉडी में भी मिलती है, बिना बॉडी में मिलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली 12 रखे, 12 जो है बहुत फिजिबल साइज माना जाता है फॉन्ट का। ठीक है, आपने इसको हमेशा ये रखना है। जहां पर भी ये पॉइंटर्स आपने यूज करने हैं,
सीरियस किस्म के डॉट्स जैसे पॉइंटर्स यूज करें, जो ये फैंसी किस्म के इसके अंदर से पॉइंटर्स मिलते हैं ना, वो जो एरोज लगे होते हैं या डिफरेंट चीजें लगी हुई होती है, वो हरकतें नहीं करनी, ठीक है। ये सारे अच्छे हैं, लेकिन इसके अलावा जो नहीं होते जैसे एरोज वगैरह लगे होते हैं, वो नहीं करने, मतलब स्टाइल्स वगैरह नहीं करने, फैंसी नहीं करना आपने, बिल्कुल बेसिक किस्म के पॉइंटर्स यूज करने हैं। अगर आपके मतलब वो उसमें जा रहा है, आपको पॉइंटर्स की जरूरत है, तो अपनी हेडिंग्स को जो है बोल्ड करें, अंडरलाइन या इटैलिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जस्टिफाई भी कर लिया, और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर करना होता है, जब आप अपना मतलब वो बना लोगे ना, उसके अंदर आपने डालना होता है वाटर मार्क। हेडिंग साइज भी 12 ही रखते हैं बजी, हाँ। मतलब वो बस पूरा 12, ओवरऑल 12 ही चल रहा होता है, उसको बस आपने बोल्ड करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ओके, इसमें डलता है वाटर मार्क, और जो है ना, चूंकि मैंने इतने अरसे से डाला ही नहीं है, तो मेरे माइंड से निकल गया कि ये है वाटर मार्क। तो इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये वाटर मार्क मिलेगा। तो ये वाटर मार्क जो है ना, ये आप कह रहे हो मुझे टेक्स्ट चाहिए, और टेक्स्ट में आपने लिखना है सैंपल डू नॉट कॉपी, ठीक है। ये देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हल्का सा इसके पीछे लिखा हुआ आ रहा है, इसको जब आप अप्लाई करते हैं ना, ये देखिए ये लिखा हुआ आगे, सैंपल डू नॉट कॉपी, ठीक है। जब आप क्लाइंट को ये मटेरियल भेजेंगे तो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये सैंपल है और ये वर्ड फाइल है। ये सारे काम करने के बाद सबसे पहले आपने अपने टॉपिक लिखना है, टॉपिक के नीचे आपने अपना ब्लॉग कंटेंट या आर्टिकल जो भी आप लिख रहे हो, आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने इसको जस्टिफाई करना है, आपने जो आपकी लाइंस का साइज है वो 1.5 रखना है, ठीक है। कंट्रोल+A करें, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और राइट साइज आपने 1.5 रखना है। फॉन्ट का साइज आपने 12 रखना है। फॉन्ट की टाइप आपने कैलिबरी या टाइम्स न्यू रोमन रखनी है। हमेशा आपने अपने पेज को जो है जस्टिफाई करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने वाटर मार्क लगाना है। वाटर मार्क लगाने के बाद आपने फाइल को अपना करना है सेव एज। सेव एज में इधर आके आपने फाइल की टाइप चेंज करके इसको करनी है PDF, और इसको एक्सपोर्ट, मेरे पास एक्सपोर्ट लिखा आता है, सब लोगों का मतलब उसके वर्जन पे डिपेंड करता है जो ऑफिस का लगा हुआ है। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास सेव हो गया। अब ये मेरे पास PDF फाइल बन गई, देखिए PDF खुल रही है। अब ये क्लाइंट के पास ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जाएगा तो क्या होगा, वो इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें से कोई मटेरियल उठा के यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख दिया कि ये सैंपल है, आपने इसको यूज नहीं करना, ठीक है। इस तरह से आपने अपने सैंपल्स बनाने हैं, और आपने अपने पास एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम आपने सैंपल्स रख ले। मैं सैंपल्स रखती हूँ, मुझे आसानी रहती है। और आपने उस फोल्डर्स के अंदर ये तीनों चीजें उठा के डाल देनी है, ताकि जैसे ही क्लाइंट आपसे मांगे, आपको ढूंढना ना पड़े कि मेरे सैंपल्स कहाँ पड़े हुए हैं। आपको पता हो कि मेरे फलाना फोल्डर है, उस फोल्डर, जैसे आपको पता होता है कि आपके घर की अलमारी है और अलमारी के अंदर फलाना खाना है, फलाने खाने के अंदर ये चीज पड़ी हुई है। इसी तरह आपके लैपटॉप के ऊपर भी आपको पता होना चाहिए कि किस फोल्डर में मैंने क्या रखा हुआ है। तो आपको सैंपल्स आपने वहां से उठा के अपने क्लाइंट को भेज देने हैं। पेज पर नंबरिंग करेंगे, अक्सर क्वेश्चन करिए। जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसके अंदर अक्सर जो भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने पेज की नंबरिंग करनी है, मतलब MLA फॉर्मेट वगैरह में होती है। लेकिन अगर आप ब्लॉग लिख के दे रहे हो क्लाइंट को, आपको अच्छी तरह पता है कि उसने ये ब्लॉग इस वर्ड फाइल में से कॉपी पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसको पेज नंबर्स की जरूरत नहीं है। तो आपने पेज नंबर्स डाल भी दे तो भी ओके है, ना भी डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लाइंट को उसकी जरूरत नहीं है, वो कोई असाइनमेंट जमा नहीं करा रहा कि उसको पेज नंबर चाहिए हो। अगर आप ई बुक लिख रहे हैं किसी के लिए, तो फिर जो है ऑब्वियसली फिर आपको पेज नंबर्स चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है ना, हम ई बुक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ई बुक्स बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है, ठीक है। वो किताबें जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पढ़ते हो, मतलब कि ऑनलाइन पढ़ते हो, आपको घर में नहीं आती, वो पेपर कॉपी नहीं होती उसकी। ई बुक आपको जब भी लिखने को मिलेगी, आपको क्लाइंट टॉपिक देगा। फॉर मैंने मोस्टली जो ई बुक्स लिखी है वो गार्डनिंग के ऊपर लिखी है, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा अपना जाती इंटरेस्ट भी था गार्डनिंग पे, और फिर मुझे इत्तेफाक से जो है गार्डनिंग के ऊपर और जो है ना विल्डरनेस के ऊपर, सर्वाइवल ट्रिक्स के ऊपर, मोस्टली मैंने इस किस्म की टॉपिक्स पे लिखी है। सो बेसिकली क्लाइंट क्या करता है, वो आपको अपना टॉपिक देता है, टॉपिक के अलावा वो आपको अपना देता है टेबल ऑफ कंटेंट। हाँ जी, आम ना अभी है 4 मिनट, और इसके बाद वो आपको देता है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो उस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर बेसिकली वो आपको देगा चैप्टर, चैप्टर के नाम देगा वो आपको।
और आपको इस तरह से पता होगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 चैप्टर्स हैं या 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है? आपको ये पता होगा और चैप्टर्स के वो नाम देगा आपको कि इस चैप्टर में आपने इस चीज़ का ज़िक्र करना है, इस चीज़ का ज़िक्र करना है और एंड पे वो आपको बताएगा कि आपका टोटल वर्ड काउंट कितना है, आपने कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने वर्ड्स की आपकी बुक होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से ही लिखा जाता है। आपने क्लाइंट से उसी तरह से डिस्कशन करनी है कि अगर उसने आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे बुक लिखने को कह दिया है, आपने उससे पूछना है कि आपको जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से चाहिए, इकोनॉमिक्स से चाहिए, सोशल से चाहिए, कौन-सी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। कंट्री के अलावा जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली ऑनलाइन राइटिंग में कैटेगरी यूज़ होती है, वो कैटेगरी है रेस। इंटरनेशनल लेवल पे रेस के ऊपर भी बहुत बातें होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, नस्ल जिसको कहते हैं कि मतलब आपने काले के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, गोरे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, हिस्पैनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, एशियन के लिखना है, तो वही सब कुछ यूज़ होती है। अक्सर क्विक बुक्स जो होती है, छोटी-छोटी किताबें होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत बचपन में शायद आपको याद हो एक्टिव पैसिव की बुक्स मिलती थी छोटी-छोटी। उसमें एक्टिव पैसिव की एग्ज़ाम्पल्स दी होती थी, उनके रूल्स लिखे होते थे, वो क्विक बुक्स होती है। अच्छा जी। तो वो भी आपको लिखने को मिल सकती है। ई-बुक्स के अंदर हर तरह की किताबें मिलेगी आपको। ई जब हम बुक कहते हैं ना ऑनलाइन बुक, तो इसका बेसिकली मतलब होता है फुल बुक, मतलब बड़ी किताब। और वो किताब जो है वो 5000 लफ्ज़ की भी हो सकती है, 10,000 लफ्ज़ की भी हो सकती है, 15,000 की भी हो सकती है। इसके अलावा वो बुक जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ टॉपिक के ऊपर हो, वो बुक स्टोरीज़ की बुक भी हो सकती है, वो रेसिपीज़ की बुक भी हो सकती है, ट्रैवलिंग की हो सकती है, फैशन की हो सकती है। मतलब बहुत ओपन सिनेरियो है। किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। मैं आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ कि आपको टॉपिक देगा, आपको वर्ड काउंट बताएगा, टेबल ऑफ कंटेंट देगा। चैप्टर्स हमेशा अपने क्लाइंट से माँगने हैं अगर आप ई-बुक लिखने लगे हो। क्योंकि स्टार्ट में मुझे चैप्टर्स नहीं मिलते थे, मैं खुद से चैप्टर्स बना देती थी। वो कहता था फलानी चीज़ तो लिखी ही नहीं है आपने। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ सीखी कि मुझे पहले ही पूछना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। सारी बातें आपने उसके साथ स्टार्ट में ही डिस्कस करनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये ई-बुक्स है। इत्तेफ़ाक की बात है कि मुझे जो मेरी पहली गिग मिली थी, वो ई-बुक्स की मिली थी। इस वज़ह से मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ई-बुक्स के पे ज़्यादा तवज्जो ना दें क्योंकि आपको शायद ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो मिली थी, तो इस वज़ह से आपको क्यों नहीं मिलेगी? यकीनन मिलेगी। ठीक है? ई-बुक्स थोड़ी-सी लंबी हो जाती है। स्टार्ट में तो मैं बहुत जोश में थी, मैं लिख लेती थी, लेकिन एंड पे मुझे लगने लग गया था कि बहुत लंबी है, ख़त्म नहीं होती। बोरिंग हो जाता है इतने एक ही टॉपिक पे लिखना। अच्छा जी, तो ये है हमारा आज का सेशन। अब मुझे स्लाइडों पे आई डोंट थिंक, हाँ, स्लाइडों पे कोई क्वेश्चन्स नहीं आए, किसी ने कोई सवाल नहीं किया हुआ। आज के उसमें से अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो कर ले, 1 मिनट है हमारे पास। ठीक हो गया अक्सर तैयबा, थैंक यू। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है, तो फिर हम आज का जो है ना सेशन यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं और इंशाल्लाह कल हमारा चाय सेशन होगा। चाय सेशन में आप लोगों ने आज सैंपल लिखने की कोशिश करनी है ताकि हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकें और हम जो है लाइक वन ऑन वन डिस्कशन कर सकें। जैसा उसमें जो चीज़ आप लोगों को आज तक है वो उसमें समझ नहीं आई, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर लेंगे कि आगे सेशंस को कैसे लेके चलना है और आप लोगों को किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप लोगों को फ़ील होता है कि अगर मुझे ये पता हो तो मैं ज़्यादा बेहतर राइटर बन सकूँगी। सारे क्वेश्चन्स अपने ज़हन में से निकालें, उनको पेपर पे लिख के रख लें, मोबाइल में लिख के रख लें ताकि इंशाल्लाह कल के चाय सेशन में हम उसको डिस्कस कर लें। ठीक हो गया? तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।